हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज हमारा फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करने वाले हैं बच्चे, जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के नाम से बच्चे जिसको जाना जाएगा, यानी सर आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के नाम से बच्चे जिसको हमारे द्वारा सर जाना जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। तो इसके अंदर ज़्यादातर हम जो बातें पढ़ते हैं वो एटम से रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमारी होंगी जो हमारे द्वारा डिस्कस करी जाएंगी, आपके एटम से संबंधित, इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तरंगों से संबंधित, यानी वेव्स जो होती हैं बच्चे, तरंगे जो होती हैं उनसे रिलेटेड भी हमारे द्वारा बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके सर, चलिए बच्चे शुरू किया जाए जरा हमारे द्वारा। और यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर हम एटम को शुरू करेंगे और एटम के बारे में बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली घटना हमारी जो होगी, जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, अपने बेसिक्स बनाएंगे, वो होगा बच्चे इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन के नाम से जाना जाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन के नाम से हमारे द्वारा उसको जाना जाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन के नाम से जानेंगे। देखो नाम से ही दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते ही हमारा एक पार्टिकल होता है, और एमिशन का मतलब होता है निकलना। एमिशन मतलब निकलना। कहाँ से निकलना बच्चे? किसी भी मेटल के सरफेस से, मेटल सरफेस से किसी धातु की सतह से बच्चे निकलना। ठीक है, मेटल के सरफेस से या धातु की सतह से निकलना। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लगातार निकलेंगे तो करंट भी फ्लो करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा फिनोमिनन होता है बच्चे। कब निकलेगा ये? मेटल के सरफेस से कब निकलेगा? कब निकलेगा बच्चे? जब हम एनर्जी देंगे इसको, जब हम इसको ऊर्जा देंगे। ठीक है, एनर्जी देंगे या इसको हम लोग ऊर्जा देंगे, तब बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एनर्जी कैसे दी जा सकती है? कई तरीके होते हैं एनर्जी देने के, है ना। ओके सर, और इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं कि आपने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, हमेशा नहीं निकलेगा। आपको एक फिक्स अमाउंट, कम से कम कुछ एनर्जी की मात्रा होती है। इस कंसेप्ट को डिटेल में आप पढ़ोगे यहाँ पे, बट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है बच्चे, तब ये निकलेगा। तो ये जो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए आपको, कम से कम इतनी तो चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एमिट होगा उस धातु से। उसको बोलते हैं बच्चे वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये फाई इसका सिंबल होता है वर्क फंक्शन का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतने जूल एनर्जी होता है, जो मैंने आप सभी के सामने लिख दिया। ओके सर, और ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मतलब ये कितनी एनर्जी देनी है। सारे मेटल के लिए एक समान थोड़ी है, कोई मेटल ऐसा भी होगा जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी कम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है बच्चे, ये एनर्जी कितनी देनी है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। भाई जो भी मेटल किस मटेरियल से बना है, ये इसकी मात्रा, जो वर्क फंक्शन की मात्रा है, वो मेरे भाई पदार्थ पर निर्भर करेगी। कि आपने सिल्वर से निकाल रहे हो, क्या आप गोल्ड से निकाल रहे हो, क्या आप आयरन से निकाल रहे हो, किसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो।
तो बच्चे आपने देखते ही देखते इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, एनर्जी यानी वर्क फंक्शन क्या होता है, दो बातों को अच्छी प्रकार से सीख लिया है। ओके सर, अब इस इलेक्ट्रॉन एमिशन की जो प्रोसेस है ना, ये जो बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमिशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है बच्चे, इलेक्ट्रॉन निकलने इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रक्रिया है, ये जो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया है, समझ रहे हो आप इस बात को, यानी कि किस किस तरह से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। एनर्जी तो दे रहे हो, एनर्जी देने के कई तरीके हो सकते हैं, उसी के आधार पर प्रोसेस भी अलग अलग हो सकती हैं, जैसे थर्मोइनिक हो गया, फील्ड हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया। जैसे बच्चे थर्मोइनिक हो गया, एक हो गया थर्मोइनिक एमिशन, यानी ऊष्मा द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। एक होता बच्चे फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। एक होता है बच्चे आपका जो तीसरी चीज है वह फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, है ना। तो सोर्स के आधार पे, मतलब एनर्जी कहां से दी है, अगर आप किसी मेटल को हीट करते हो बच्चे, अगर किसी मेटल को आप हीट करते हो, अगर बच्चे आप ऊष्मा देते हो, तो ऊष्मा के द्वारा हीट दे करके अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो थर्मोनिक एमिशन बोलोगे। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, विद्युत क्षेत्र आपने लागू किया, और विद्युत क्षेत्र लागू करके अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो फील्ड एमिशन बोलेंगे। और अगर बच्चे आपने लाइट, फोटो यानी लाइट यानी प्रकाश या रेडिएशन कह सकते हो, इसको दे करके अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो फोटो इलेक्ट्रिक हो जाएगा बच्चे। ठीक है। और ये जो लाइट दे करके इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो बात है ना, इसको किसने करके दिखाया था, हेनरिच हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको किया था बच्चे। समझ गए बात को? जस्ट अ सेकंड बच्चे, 2 मिनट रुकेगा।
चलिए भाई, तो मैंने आपको कहा 3 प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला काम करके आपको किसने दिखाया था? ये दिखाया था बच्चे हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। ओके सर। अभी जो लास्ट वाला है बच्चे, इसके ऊपर हमारी लगभग, अब मान सकते पूरी यूनिट हमारी चलने वाली है, पूरी इकाई हमारी इसी के ऊपर चलेगी बच्चे, ठीक है। चलिए सर, शुरू किया जाए। देखो यार, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बन गया? ये बन गया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक ऐसा फिनोमिनन, ऐसी घटना, किसकी घटना? इलेक्ट्रॉन को निकलने की। कब? जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। लाइट इंसिडेंट जब बच्चे इसके ऊपर होती है, यानी कि सर जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रकाश पड़ने के बाद बच्चे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनसे क्या होगा? करंट बनेगी ना। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से जो करंट बनी है, जो धारा बनी है, उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। फोटो करंट। और जिस मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिस मटेरियल की सरफेस से, जिस पदार्थ की सतह से बच्चे ये निकले हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल को फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स। ठीक है, उसको हमारे द्वारा कहा जाएगा बच्चे फोटोसेंसिटिव मटेरियल, जिस मटेरियल से ये हुआ है सर। ओके सर, समझ में आ गई ना बात? ये कुछ टर्म्स हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, प्रकाश जब पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, करंट फ्लो होती है। ये पूरा हमारा फिनोमिनन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके सर। अच्छा भाई, एक आपके हॉलवॉच और लिनार्ड, दो व्यक्ति थे, हॉलवॉच और लिनार्ड। हॉलवॉच और लिनार्ड, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए इस घटना के ऊपर। सरल शब्दों में हम लिनार्ड एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं इसको, हालांकि दोनों ने किया था। दोनों ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए थे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, और उन्होंने इसके बारे में अपने खुद के, अपने स्वयं के कंक्लूजन दिए थे बच्चे। कंक्लूजन क्या दिए थे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए थे? हालांकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को डाला था किसी मेटल के सरफेस पे बच्चे। इन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनको डाला था और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाए थे। तो उसी से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सबसे पहले कंफर्मेशन मिली थी उसके बारे में। कंक्लूजन क्या दिए थे वो हमें पढ़ने हैं। एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और फिर दिए कुछ कंक्लूजन कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट फ्लो करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करेगा। ये इस प्रकार की बातें इन्होंने हमें बताई।
ठीक है सर। सबसे पहली बात भाई, इन्होंने कहा कि जो लाइट पड़ती है ना वो इलेक्ट्रॉन को निकालती है मेटल के सरफेस से। पहली बात, इंसिडेंट लाइट cause move out of electron from metal surface। पहली बेसिक बात बोली कि भाई धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को पड़ने वाली इंसिडेंट लाइट बोल दो या रेडिएशन बोल दो या विकिरण बोल दो, विकिरण निकालती है। जब ये विकिरण पड़ती है तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो बाहर निकलता है। दूसरी बात कि भाई एक आपकी अगर जो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है ना इसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मिनिमम एनर्जी मैंने कहा था ना, इन्होंने कहा था भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी। भाई जैसे आप देखो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हमारी जो ये लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सबकी अलग अलग होती है। उसके बाद इंफ्रारेड की अलग होती है। ऐसे इसने कहा भी बहुत सारी रेडिएशन होती है और इन सारी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं। इसने क्या कहा कि देयर नीड ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन एमिट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को, कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बोला भाई रेडिएशन जो पड़ रही है ना जिसकी सहायता से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ओके सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? ये वही मटेरियल पे डिपेंड करेगी, आपने किस मेटल का यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और इसने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन नेचर एंड मटेरियल। यानी इसका मान पदार्थ व उसकी प्रकृति पर पदार्थ व उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो पदार्थ और उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसा मटेरियल है मेरे भाई। ओके सर, ये तो हुई बात जो कंक्लूजन होती है, हालांकि इनमें से कुछ कंक्लूजन गलत भी साबित होंगी। आगे आप पढ़ोगे ना इसको तो आइंस्टाइन आकर के गलत भी साबित करेगा बहुत सारी बातों को, फिर कंक्लूजन फिर से नहीं आएंगी सारी, फिर से सारी नई कंक्लूजन भी आपको देखने को मिलेंगी। बट उससे पहले हमें कुछ कंक्लूजन और थी। ग्राफ कई बार पूछ लेता है और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी बच्चे यहां से। तो वेरिएशन देखते हैं भाई, जो रेडिएशन हमने डाली है उस रेडिएशन की इंटेंसिटी और जो आपके इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनसे बनी हुई करंट, उनके बीच का क्या रिलेशन है? पेपर में आती है ऐसी बातें। यानी रिलेशन
रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो करंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के निकलने से करंट बनी है भाई, जो आपकी विकिरण है ना, उस विकिरण की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी, और जो आपका धारा बही है, जो आपकी फोटो करंट फ्लो कर रही है, जो प्रकाशिक धारा बह रही है, मतलब आपने रेडिएशन डाली, उधर से इलेक्ट्रॉन निकल के करंट फ्लो हुई, तो इंटेंसिटी घटाओगे बढ़ाओगे तो उस फोटो करंट पे क्या रिलेशन है उसके साथ में, ये आपसे पूछा बच्चे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने ग्राफ बना के हमें बात बताई कि भाई अगर आप ये देखोगे यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ पे आपकी फोटो करंट ले लो इधर, तो बोला कि दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा फोटो करंट होगी, ये इनका कहना था। सही था ये मैं नहीं कह रहा, वो आपको आगे पता लगेगा जब आइंस्टाइन आकर के अपनी कंक्लूजन देंगे, तब आपको इस बात का पता लगेगा कि हाँ यार सही था कि नहीं, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे मेरे भाई। ठीक है, फिर एक रिलेशन हम देखेंगे आगे, किसके बीच में, पोटेंशियल एंड फोटो करंट। ध्यान से समझना बच्चे इस बात को, पोटेंशियल एंड फोटो करंट। अगला हमारा जो रिलेशन होगा सर वो होगा किसके बीच में, पोटेंशियल एंड फोटो करंट के बीच में। अब ये पोटेंशियल कहाँ से आ गई, देखो भाई कई बार क्या किया जाता है कि भाई हमारे सिस्टम में हम एक एनोड एक कैथोड दो चीज़ें बना लेते हैं, है ना, और एक बैटरी लगा के इनको पोटेंशियल देते हैं, ऊपर से फिर ये लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन फिर मूव करता है दूसरे पोल की तरफ। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे किए जाते हैं, उन्हीं से तो पता लगता है। तो ये एक आपका इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल हम उत्पन्न करते हैं। पोटेंशियल आप पढ़ चुके हो, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करना कि वो खींच रहा है, ये फेंकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन को कह रहा भाई आने दो यार आने दो भाई, बैटरी लगा रखी, बैटरी ने क्रिएट कर दिया मान लो, कह रहा कि भाई आने दो, ऐसे खींचने वाली टेंडेंसी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल के घटाने बढ़ाने से फोटो करंट पे क्या असर पड़ेगा और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये चीज हमें समझनी है। पहले आपको पोटेंशियल थोड़ा और दो चार बातें स्पेशल समझनी पड़ेंगी। जब भी पोटेंशियल शब्द का यूज होगा ना, तो दो शब्द हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल, दो शब्दों का यूज होता है बच्चे। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब होता है जो, देखो ये होती है एमीटर प्लेट, एमीटर प्लेट, और ये होती है कलेक्टर प्लेट। जस्ट सेकंड, दो प्लेट होती हैं बच्चे, ये एमीटर प्लेट होती है, ये कलेक्टर प्लेट होती है। तो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल तब बोलेंगे जब आपकी कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा हो, मतलब जब ये कलेक्टर प्लेट कह रही भाई मैं खींचूंगी मेरी शक्ति ज्यादा है, तब बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि जो एमीटर प्लेट है ना, एमीटर प्लेट, इसका पोटेंशियल मेरे भाई, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो, यानी कि जब ये कह रही हो भाई नहीं खींच पा रही, ये कह रही नहीं मैं जाने ही नहीं दूंगी इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो नेगेटिव बोलते हैं। तो दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब खींच रहा है वो, नेगेटिव मतलब ये पकड़ के बैठा नहीं खींच रहा है वो। तो दोनों ही केस में बच्चे ग्राफ कैसे बनेगा, जो आपका फोटो करंट है ना उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बताइए आप लोग। समझिए क्या करना आपने, अब की बार पोटेंशियल दोनों है, इधर मतलब मैंने लिख दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर मैंने लिख दिया नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब ये ग्राफ दो तरह से बना रहे हैं हम। ये ग्राफ एक बार तो ये ग्राफ किसके साथ बनेगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, है ना,
फिर एक बार ये ग्राफ बनेगा आपका इधर निगेटिव पोटेंशियल के साथ, दो ग्राफ साथ में बनाएंगे। भाई हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब एक्सपेरिमेंट किए ना, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई जो भी करंट की, फोटो करंट की वैल्यू थी, वो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो उसकी वैल्यू बढ़ती गई। एक टाइम पे आकर के हमने पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी कर दिया, इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। पहले तो बढ़ती गई फिर कांस्टेंट हो गई। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है ना, फिर आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो उससे ज्यादा करंट नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट बोलते हैं इसको बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, संतृप्त फोटो करंट कहा जाता है। कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू है, तुम थोड़ा सा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, मतलब वहां की शक्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, और ज्यादा और ज्यादा। एक टाइम आएगा भाई जितने जा सकते उतने ही जाएंगे, अब इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। वही कांस्टेंट वैल्यू जो फोटो करंट की है ना, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन जब तुम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, मतलब तुम इधर खींचने लग गए, वापस खींचने लग गए, तो फिर भाई आपका ये जो फोटो करंट है ये घटती जाएगी, और घटते घटते एक टाइम आएगा जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, मतलब एक बार इतना पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव वाला कि इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा बच्चे। तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ये पेपर में आपको ध्यान रखना, ग्राफ अगर आ गया तो ऐसे ही आ जाता आपका, समझ गए। यानी यहां से कंक्लूजन हमारा निकला कि फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। कब बढ़ रही है बच्चे, फोटो करंट की वैल्यू कब बढ़ रही है, जब हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ रहा है। लेकिन घट रही है कब, जब निगेटिव बढ़ रहा है, तो है ना, ये वैल्यू हो गई। ओके सर, ये जो वैल्यू है ना पोटेंशियल की, पोटेंशियल की ये जो वैल्यू, निगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जहां जहां ये फोटो करंट जीरो हो गया, जहां पे बच्चे फोटो करंट आपका जीरो हो गया, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं सर उसको, उसको प्यारे बच्चे हमारे द्वारा कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं सर, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं बच्चे उसको, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ गए ना। तो एक नई टर्म आपने आज याद कर ली, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाती है। ओके सर, सबसे जो लास्ट देखो भाई, हमने निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रॉन को खींचते गए, पोटेंशियल बढ़ाते गए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो था ना, जो सबसे एनर्जेटिक था, हमने उसको भी रोक दिया। इतनी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दी, आखिरी इलेक्ट्रॉन को भी नहीं जाने दिया, फोटो करंट जीरो हो गई। इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था ना, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, आखिरी इलेक्ट्रॉन कोई गया होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक तो वही होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना, ये दिया गया आपको। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया आपको, E इंटू में V नोट। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो, V नोट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है ना। लास्ट में जितनी स्टॉपिंग पोटेंशियल थी और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ओके सर, चलिए समझ में आई बात यहां तक, बताइए मुझे जरा। चलिए समझ में आ गई ना बात। ओके सर, और जो ये इंसिडेंट रेडिएशन की जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ना, जो कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है मेरे भाई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी रेडिएशन अगर मेटल के सरफेस पे पड़ रही है, तो जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने पढ़ा है ना, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इन्होंने ये बात बताई हमें यहाँ पे, वी नॉट डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी।
याद रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है उस पे इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा मेरे भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल बोल देते, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कि जो रेडिएशन आप डाल रहे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जो आपने मटेरियल कौन सा ले रखा है, इन दो बातों पे डिपेंड करता है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कट ऑफ पोटेंशियल दो बातों पे निर्भर करेगा। ओके सर, चलिए अब ये जो आपका था ना, ये जो आपका थ्योरी हमने पढ़ा भाई, लियोनार्ड वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन दिए थे, तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, मतलब इसके हिसाब से कुछ दिक्कतें आई, कुछ बातें प्रूफ नहीं कर पा रही थी जो कि बाकी वैज्ञानिकों ने अपने सवाल उठाए, बाकी वैज्ञानिकों ने जो अपने सवाल उठाए तो उनको ये बात ये प्रूफ नहीं कर पाई। जैसे भाई इंटेंसिटी अगर हम लाइट की बढ़ाएं, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के साथ में बढ़नी चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन की सरफेस के ऊपर, वो इंक्रीज होनी चाहिए। किससे? इंटेंसिटी के हिसाब से। इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं, इन्होंने कहा कि डिपेंड ही नहीं करता भाई। दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोला भाई अगर लाइट एक वेव है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर वेव है तो फिर लगातार वेव है, अगर लाइट तो वेव तो लगातार चलती है, तो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? तो कुछ बातें ऐसी थी, वो आपको अभी आगे समझ में आएंगी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहा मैं इसलिए क्योंकि आगे समझाऊंगा फिर लिखूंगा। कुछ बातें ऐसी थी कि जो वेव थ्योरी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए फिर इसके बाद में आपके पास में आए आइंस्टाइन, और उन्होंने आइंस्टाइन ने आकर के इस बात को हटाया और उन्होंने साथ में कहा कि भी जो रेडिएशन है ना, जो रेडिएशन पड़ रही हैं, जो रेडिएशन मेटल के सरफेस पे पड़ रही हैं, वो वेव नहीं है, उनका पार्टिकल नेचर भी है। मतलब उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन आप डाल रहे हो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उनके अंदर सिर्फ तरंग नहीं है, क्योंकि तरंग होगी तो लगातार लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, वो एक एक करके थोड़ी निकलेंगे, लगातार निकलेंगे फिर तो। बोला नहीं, जो रेडिएशन है ना उसमें पार्टिकल भी होते हैं। जैसे हमारी लाइट है, प्रकाश है, तो प्रकाश के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन, या क्वांटम कहा जाता है। ये एक नया कंसेप्ट लाया, इसलिए उन्होंने कहा कि जब लाइट आती है तो फोटोन टकराते हैं, जैसे ही फोटोन टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकला। बोला इसलिए कंटिन्यूअसली नहीं होता, ये एक एक करके निकलते हैं। तो ऐसे ही फिर हमारे पास में, चलो शुरू करते हैं डिस्कशन। आइंस्टाइन ने जो शुरू किया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं जिसको, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से बच्चे आप लोग इसको पुकारते हो। तो ये इक्वेशन हमें दी गई, आइंस्टाइन के द्वारा इक्वेशन दी गई। तो इन्होंने क्या कहा 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको दिया था मेरे भाई, इस बात को बताया था आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में मेरे भाई आइंस्टाइन ने इस बात के ऊपर जोर दिया था और ये चीज हमें बताई थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने लाइट को पार्टिकल बोला लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं। मतलब मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो इन्होंने पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया, पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया बच्चे इन्होंने। विकिरणों की, यानी विकिरण की मेरे भाई कण प्रकृति इन्होंने हमें दी। ठीक है भाई, इन्होंने हमें विकिरण जो है ना, रेडिएशन जो है, उनकी प्यारे बच्चों कण प्रकृति दी। कण प्रकृति के बारे में, उसके विषय में इन्होंने हमें बताया। अब सर क्या बातें बताई इन्होंने हमें, कैसे आप विकिरण कण इस प्रकृति को दर्शा सकते हैं, थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि इन्होंने क्या कहा भी लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है बच्चे, है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, तो पार्टिकल ही हमारे कंसेप्ट का हिस्सा होंगे। इन्होंने कहा, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि
लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनी है ना, उनको इन्होंने नाम दिया क्वांटम। क्वांटम लाइट के केस में, प्रकाश के केस में ये जो क्वांटम होते हैं इन्हीं को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन बोलते हैं। इन्होंने कहा कि एक फोटोन जो है ना उसकी एनर्जी होती है h इंटू में न्यू। बोला ये एनर्जी होती है, एक फोटोन लाइट का रेडिएशन का आके टकराया, कितनी एनर्जी के साथ आया, h इंटू न्यू। h आप जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, तो h इंटू न्यू ये उसकी एनर्जी होती है। और अब एक बात बताओ, अगर कोई सरफेस है मेटल का, ये मेटल का सरफेस है, इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है। मान लो एक फोटोन आया, ये फोटोन आकर के टकराया, इस फोटोन की मैंने क्या कहा था कि मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसकी एनर्जी का मतलब है h इंटू न्यू, कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है मेटल के सरफेस से, तो कम से कम ये फोटोन की एनर्जी मतलब h न्यू कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। वर्क फंक्शन मतलब वो न्यूनतम वैल्यू जितने में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर अगर ये वैल्यू, अगर मान लीजिए कि ये इसकी जो वैल्यू है फोटोन की, h न्यू तो है ही है, लेकिन ये वैल्यू अगर मान लो इससे ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका, वो निकल कर और दौड़ेगा, निकल कर दौड़ेगा। मतलब यहाँ तो सिर्फ निकला, मेटल के सरफेस से निकला, लेकिन कहीं दौड़ेगा नहीं, क्योंकि दौड़ने के लिए और एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर जो तुमने ऊपर से रेडिएशन डाली है उसका जो फोटोन है उसमें एनर्जी इतनी तो है, वर्क फंक्शन तो उससे भी ज़्यादा है, तो अब निकल के फिर दौड़ने लग जाएगा, तभी तो कलेक्टर प्लेट तक जाएगा। और अगर मेरे भाई ये वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है फोटोन की, तो फिर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा। तो देखो कितनी शानदार बात इन्होंने बताई। बोला भाई एनर्जी के ऊपर ही तो डिपेंड करती है सारी बातें, एनर्जी के ऊपर ही तो बच्चे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। ये बातें इन्होंने हमें बताई सर, समझ में आई बात? ओके सर। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक तो वर्क फंक्शन जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, साथ में फिर एक्स्ट्रा में कितनी एनर्जी है, एक्स्ट्रा में कितनी एनर्जी फोटोन में, वो इन दोनों से मिलकर के फिर इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चे। एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, कि वर्क फंक्शन और साथ में जो एक्स्ट्रा में एनर्जी लेके आपका फोटोन आया है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए ही हमने इतनी सारी बातें करी हैं, ताकि आपको समझ में आए। ओके सर, समझ में आ गई ना बात? ठीक है। तो यहाँ तक तो शुरुआत हुई इस थ्योरी की। इस थ्योरी ने हमें कंक्लूजन्स क्या दिए वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। इस थ्योरी ने हमें क्या क्या कंक्लूजन्स दिए वो नेक्स्ट क्लास में हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे। तो आज के लिए बच्चे क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।